प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कुछ जंग की सूरत हाल पे बातचीत होगी और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और बाद में चलेंगे जर्मनी। वहाँ नसीर साहब भी आपको कुछ हालात के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन जंग की। नाज़रीन, यूक्रेन जंग का जो मसला बन गया है वो ये है कि जो रूसी फौजी हैं उन्होंने वहाँ पे ये भी इत्तला मिली कि कईयों ने खुदकशी करनी शुरू कर दी है। कई बुज़दिल है, वो लड़ना नहीं चाहते, और ये चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ रूस के लिए प्रॉब्लम बन रही है। और ये भी इत्तला है कि खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है वहाँ पे, और जो फ़ौजी है वो इस वजह से भी वहाँ पे परेशान है। अब रूस ने ये पंगा ले तो लिया, अब वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। और फिर जो फ़ौजी नहीं लड़ना चाहते, कईयों ने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया, ताकि जब वो ज़ख्मी कर लेते हैं तो फिर उन्हें वापस रूस भिजवा दिया जाता है इलाज के लिए। इस तरह की खबरें जो है, इससे पूरी फ़ौज में परेशानी इस वक्त पैदा हुई है रूस में। और इसके अलावा जो वहाँ पे जंग तो तेज़ हुई है इस वक्त, रूस हमले भी कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना है वो 15 तारीख को जो फिनलैंड ने ये नेटो में शामिल होना है, इसका इशू बना हुआ। हो सकता है कि रूस आज आने वाले चंद दिनों में या कल या परसों फिनलैंड की गैस वगैरह बंद कर दे, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन जो फैसला कर रहे हैं, यही फैसला आपके इल्म में है कि यूक्रेन करने वाला था, जिसे रूस ने सबक सिखाने के लिए वहाँ पे बेशुमार दुनिया मार भी दी, यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दिया। अब दो चीज़ें सामने आ रही हैं। या तो रूस ये इंतज़ार करेगा कि ये क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन इतला यही है कि फ़ैसला हो चुका है, और इसमें जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हैं उन्हें भी इत्मीनान में ले लिया गया है, और यूरोपियन यूनियन को भी। अब जो यूक्रेन था वो यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा नहीं था, ये भी एक फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से अब पूरी दुनिया की नज़रें इस पे लगी हुई कि रूस क्या एक्शन लेगा। अमेरिका के बारे में ये इत्तला मिली है कि उन्होंने थोड़ा सा हाथ खींच लिया यूक्रेन से, और उनकी मदद अब वो कुछ खौफ में मुब्तला है अमेरिका कि कहीं पे रूस जो वो एटमी हमला ना कर दे। तो ये इत्तला मिली है कि मदद तो कर रहा है, मगर उस तरह मदद नहीं कर रहा जिस तरह उसने वादे किए थे। यूरोप पूरा लगा हुआ है। जर्मन के जो चांसलर हैं उन्होंने यूक्रेन का दौरा करना था, वो भी मुलतवी हो गया, और वो यूक्रेन नहीं जा रहे। नाज़रीन, मुख्तलिफ खबरें आती हैं है यूक्रेन से। कभी कहते हैं फलां शहर पे कब्ज़ा हो गया, कभी कहते हैं दोबारा यूक्रेन का कब्ज़ा, और कभी ये भी खबरें आ रही हैं वहाँ से कि जो लोग यूक्रेन छोड़ के गए थे, पोलैंड वगैरह, तकरीबन 30 लाख लोग इस वक्त पोलैंड में हैं, उसमें से कोई 8-9 लाख लोग वापस भी आ गए। एक तरफ जंग चल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, क्या हालात है। एक तरफ रूस ने ये भी खौफ पैदा किया हुआ है कि मैं किसी वक्त भी एटमी जंग जो है उसका आगाज़ कर सकता हूँ, और 12 दफ़ा इंग्लैंड को भी उसने कहा कि आपको भी निशाना बनाया जा सकता है, और नेटो के दूसरे ममालिक को भी, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम में खौफ है इस वक्त यूरोप में। और आपके इल्म में होना चाहिए, जो लोग यूरोप में रहते हैं वो उनको पता है कि महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। ये तो आपको मैंने कुछ मुख्तसर बातें बता दी जो यूक्रेन जंग के हवाले से थी। पाकिस्तान में जो अभी तक यहाँ मीटिंग इनकी हो रही है, उसका ये बताया गया है जनाब कि इतना कर्जा और लिया जाएगा जिससे पाकिस्तान की हालत बेहतर की जाएगी। अब पता नहीं उससे पाकिस्तान की हालत बेहतर करनी है या इन लोगों ने अपनी बेहतर करनी है, क्योंकि ये भी काफ़ी देर से इनको भी वो जो हड्डी लगी हुई थी वो नहीं मिली, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इनके अपने भी हालात ख़राब होंगे। अखराजात तो इनके वैसे के वैसे थे, कितनी भी दौलत लूटी हो तो उससे आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क तो पड़ ही जाता है। तो ये एक बदकिस्मती आप समझ लें पाकिस्तान की, कि जो लोग अदालतों में सज़ा के लिए जाने चाहिए, कभी इतला आती है कि FIA वालों ने हाथ खींच लिया, कभी कुछ वो फैसले कर रहे। फ़ौज के बारे में जरदारी साहब के बयान के बाद फ़ौज ने भी बयान जारी किया। उन्होंने अपनी फ़ौज की तारीफ़ की जो उनका हमेशा
मामूल रहा है। और जरदारी साहब या मरियम जो भी ये बातें करती है, इनका जवाब आती है। अब ये अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि पाक फ़ौज की कितनी इज्जत है इन सियासतदानों। जब ये कोई बात करते हैं तो कहते जाओ हो गलती से हो गई है। कभी कोई बहाना इनको मिल जाता है, कभी कोई बहाना मिल जाता है, और ये फ़ौज पे अटैक करते रहते हैं। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मरियम हो, आपके इलम में है, ख्वाजा आसफ भी है, परवेज़ रशीद भी है, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं। मगर इनको फिर भी पता नहीं फ़ौज बयानात दे के खामोश हो जाती है। कोई आम शहरी कोई ऐसी बात कर दे तो उसको कहते हैं जिसको उठा लो, FIR लो। तो फ़ौज को जो अपनी इज्जत थी खुद बनानी चाहिए थी, अपना मकाम खुद बनाना चाहिए था। आके 12 दफ़ा वहाँ बयान देने कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, और बाद में पता चल रहा है कि फ़ौज के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं रहा। आज मैं एक इंडिया का प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख रहा था। वो कहते हैं पाकिस्तान के पास है क्या है, सिर्फ फ़ौज है जिसने बचाया हुआ, और पाकिस्तान के पास क्या है? ना उनके पास कोई अच्छा कोई वज़ीर आज़म इस वक्त है, ना कोई पता है कि गवर्नमेंट किसने चलानी है, ना ये पता है कि किसके इख्तियारात में है। यहाँ 12 पार्टियाँ इकट्ठी हुई होंगी, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये कोई पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी के लिए ये लोग इकट्ठे नहीं हुए आपके इलम में, ये अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए इकट्ठे हुए। तो ये अफसोसनाक चीज़ें जो है इस वक्त सामने आ रही हैं। जो दुश्मन ममालिक हैं उनको भी इलम है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं। और उसके अलावा नवाज शरीफ एंड कंपनी जो खुद एक मुलजम भी है, मुजरम भी है, वो इमरान खान के खिलाफ कुछ मुकदमात बनाने के लिए सोच रहे हैं। मीटिंग ये भी उसमें थी जो यहाँ मीटिंग लंदन में हुई, उस इसमें भी बात की गई। मगर मैं फिर यही कहूँगा कि जो चीज़ें ये सामने ला रहे हैं वो और हैं, पीछे पर्दे के कुछ और चला है। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान की ज़िंदगी को जो 12 दफ़ा बताया जा रहा है बहुत ख़तरा है, उस पर भी इन्होंने कोई बातचीत की हो, क्योंकि इनसे आप कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। श्रीलंका में नए वज़ीर आज़म आ गए हैं जिन्होंने 4 दफ़ा पहले भी वो वज़ीर आज़म रहे हैं। उससे बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मुकाबला करना पड़ेगा हालात का। जो चीज़ें 15 रुपये की थी फ़र्ज़ करें वो 30 की 40 की है। और श्रीलंका के हालात जो है वो खाना जंगी इस वक्त वहाँ पे जो चल रही है सिविल वार, वो किस तरह कंट्रोल की जाएगी नए वज़ीर आज़म के लिए, ये भी चैलेंज है। पाकिस्तान भी उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरह सोशल मीडिया ये बता रही है, मीडिया पे भी बातें आ रही है कि किसी वक्त भी खाना जंगी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी 20 तारीख के बाद पता चलेगा क्या हालात होंगे। ये मुख्तसर रिपोर्ट के बाद चलेंगे जर्मनी, जहाँ नसीर साहब बाकी की सूरत हाल आपको बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। जी नसीर साहब। आप इस वक्त देख रहे हैं 9/TV इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से हालात हाजरा के साथ मेरे साथ हैं अब्दुल बासित साहब। मैं उनके पास चलता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अभी अभी एक खबर गर्दिश कर रही है कि हमारे फ़ौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने एक बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बर्दाश्त की हद हो गई है, फ़ौज को घसीटे ना। तो इन्होंने किस टून में इस दफ़ा बयान दिया है? इस तरह लगता है कि उन्होंने कहा है कि तुन देवांगे जे तुसी बंदे ना बने। जी हाँ जी, ये बात सही है आपकी। आज ISP का जो बयान आया है जी उसमें टोन की भी और एक वार्निंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तहम्मुल और बर्दाश्त जो है ना ये बहुत हो चुका, जी और हमारी गुजारिश है कि फौज जो है ये आइन के मुताबिक किरदार अदा करने दिया जाए, इसको सियासत में ना घसीटा जाए। जी और बुनियादी तौर पे उनका जो इशारा था वो ये था कि जरदारी साहब ने जो बयान दिया है, और उसके बाद जो है मरीम नवाज ने भी फैज़ अहमद जो जनरल फैज़ के मतलब बयान दिया है, और जरदारी ने पेशावर के कोर कमांडर के मतलब जो बयान दिया है। और इसी तरह जो सियासत वाले जो हैं, जैसे वो अपना इनका आसफ ख्वाजा आसफ ने BBC में इंटरव्यू दिया था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसकी तकर्री जो है वो कर दी जाएगी, और
एक्सटेंशन इन्होंने नहीं लेनी है। तो ये सारे बयान, और इसी तरह शेख रशीद का बयान, वो बार बार हर जलसे में कहते हैं जी कि आके वो फौज इलेक्शन कराए, फौज इलेक्शन कराए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने हैं, उन्होंने सबसे पहले ये गुजारिश की है सियासतदानों से कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है ये बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है और आइन के मुताबिक होती है। इसके ऊपर ना कहीं बात की जाए, ना बहस की जाए, और ना इसे मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि इसको मुतनाज़ा बनाने से मुल्क का वक़ार भी ख़त्म होता है और फिर मोरल जो है फौज का वो भी डाउन होता है। लिहाजा इस चीज़ को जब वक़्त आएगा आइन के मुताबिक उनकी तकर्री कर दी जाएगी, इसलिए इसको किसी सियासी फोरम पे ज़ेर बहस ना लाया जाए और ना ही इस पर कोई बयान की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेशावर कोर कमांडर के मुतल्लिक़ जो है ये सीनियर सियासी क़यादत जो है ये भी बातचीत कर रही है और इसको ज़ेर बहस ला रही है। ये उन्होंने कहा कि ये 2 दिहाइयों से कोर है और जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और उस इलाके में वहाँ जो भी हम कोर कमांडर लगाते हैं वो क़यादत बेहतरीन होती है, इसीलिए वहाँ दहशतगर्दी का वो मुकाबला कर रहे हैं। इससे उनका भी मोरल डाउन होता है, इसलिए उनको भी ज़ेर बहस ना लाया जाए। और इसी तरह जो जलसों में ये तकारीर कर रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो कराए जाएं, फौज आके इलेक्शन कराए, उनका हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने ना किसी लोकल लेवल पे, ना कौंसल लेवल पे, ना किसी और लेवल पे हमने मुदाखलत की है, और हम जो है अपने आप को अलहदा रख रहे हैं। इसलिए बार बार दावत देना इलेक्शन कराने की, ये हमारी बर्दाश्त और तहम्मुल जो है ये अब ख़त्म होता जा रहा है। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि इस चीज़ पे हमें ना दावत दी जाए, ना ही हमें इन्वॉल्व किया जाए। सियासी मामलात जो है सियासी तौर पे ये खुद अपना हल करें और सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और हमें मुल्क की बैरूनी सिक्योरिटी और अंदरूनी सिक्योरिटी जो है इसके ऊपर हमारी तवज्जो मरकूज है, हमें वो काम करने दिया जाए। इसलिए आज से हमें बार बार हम गुजारिश करते रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में प्रोबेबली ये उनकी आखिरी गुजारिश है। अगर ये बात ना आए तो उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ये फिर उन लीडरान को जो है ज़ेर हिरासत गवर्नमेंट को कहेंगे ले और उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, या फिर हो सकता है एमरजेंसी नाफज करके जलसों पर ही पाबंदी लगा दी जाए, या ऐसी बातचीत पर पाबंदी लगा दी जाए जिसमें फौज को डिस्कस किया जा रहा हो। अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं कि हो सकता है एमरजेंसी नाफज कर दी जाए, क्योंकि नक्को नक जब इंसान हो जाता है तो फिर जाके बयान देता है। आखिर हमारे सियासतदानों को हो क्या गया कि वो ऐसे बयानात, फ़ौज एक बहुत ही आइनी और मजबूत अदारा है उसको छेड़ रहे हैं। ये सियासतदानों को हो क्या जाता है? 77 में भी यही देखा गया, फिर मुशर्रफ के ज़माने में ये देखा गया। सारे सियासतदान जो है ये सारे के सारे मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ये इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें जो है पीपल पी भी शामिल है, ये सब के सब, और इसमें फजलुर रहमान भी शामिल है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इन लोगों को क्या हो गया। मुल्क की ना मुआशी हालत दुरुस्त है, ना इसकी बैरूनी जो है इनके साथ तल्लुकात दुरुस्त है, ना ही अंदर सियासी जो है हालत दुरुस्त है, और बिल्कुल जो है खींचातानी हो रही है एक दूसरे के साथ। और इसको समझ नहीं आ रही कि हम मुल्क में जो है ना इत्तफाकी की बजाय इत्तफाक पैदा करें, और अपने तमाम जो मामलात हैं वो इस तरह हल करें कि इन मुल्क में एक इत्तफाक पैदा हो और कशीदगी और सियासी पार्टी और तफरकाबाजी ना हो। लेकिन लगता ये है कि इन सब की जो है ये अकल पे पर्दा पड़ गया। सदर से लेके गवर्नर से लेके चेयरमैन जो है पार्टी, उनको इन सब को जो है शायद ये ऐसे लग रहा है कि ये लोगों से कुछ इन्होंने किराया लिया हुआ है या लोगों से पैसे लिए हुए हैं, और ये इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी हमने फैलानी है। और जब ये अफरा तफरी किसी हद से बढ़ गई तो यकीनन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना जो है काम अंजाम देंगी, और डर ये है कि मुल्क जो है फिर इसी तरह जमहूरियत से मरहूम ना हो जाए। अगर ये हमारे सियासतदान जो ये नहीं समझे तो फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे, और फिर ये भी चाहिए कि अगर सिक्योरिटी अदारे जो है इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, फिर इन सियासतदानों को इनको कभी भी हुकूमतों में ना आने दें और ना ही इनकी बात सुने, और बिल्कुल एक छलनी की तरह इनको जो है फिल्टर क्राइसिस पे क्राइसिस बढ़ रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन हमारे सियासतदान होश के नाखुन नहीं रह रहे। बासित साहब कह रहे हैं कि इनको अकल क्यों नहीं आ रही, लेकिन रईस कसर आज बिलावल ने कर दिया, कौमी असम्बली में कह दिया है कि हमें धमकी दी गई थी कि एक दिन पहले मार्शल लगा देंगे
या तहरीक अदम एतमाद ना करें, नहीं तो नाम मार्शल लग जाएगा। तो उनको ये कौमी असम्बली में बात क्यों करनी पड़ी? ये बयान जो है उसने दिया है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा जी कि अदम एतमाद की बात नहीं, उसने कहा इलेक्शन करवाएं नहीं तो मार्शल लग जाएगा। जी और फवाद चौधरी ने उसके जवाब में उसने कहा कि ये वो वजीर उसका नाम बताएं जिसने आपको ये धमकी जी दी जी थी। ये जो है एक वतीरा बना लिया हुआ है सियासतदानों में, ये नाम नहीं लेते, एक खुला इल्जाम लगा देते हैं और कौम को हिजान में डाल देते हैं। ये चाहिए कि वो नाम बताए, और जो नाम अगर किसी वजीर ने धमकी दी तो उसको पब्लिक के सामने लाया जाए, और फिर जो है वो ये भी देखा जाए कि क्यों उसने धमकी दी थी। आया उसे किसी सिक्योरिटी के इदारे ने इशारा किया था, या वो अपनी जो है दिखाना चाह रहे थे चौधराहट, या उनको इतना एतमाद था कि जी ऐसे हालात हम खराब कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी कोशिश की है पीटीआई ने, जब अदम ताज़, और अभी तक जो उमर सरफराज चीमा जो है वो गवर्नर, वो अभी तक देख ले, कल भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो यही कह रहा है जी कि हम ये ना हो कि हम जी चढ़ाई कर जाएं और असम्बली पे कब्जा कर लें, या गवर्नर हम वापस जबरदस्ती जो है बहाल करें बजदार को और मेरी गवर्नरशिप को। उसने खतूत भी लिखे हैं अदारों को। ये सियासतदानों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया इनको। ये अपने मफादात की खातर मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, और मुल्क में हिजानगिरी करके शायद ये चाह रहे कि आपस में लोग लड़ पड़े, और जो है फिर मुल्क में हालात इतने खराब हो जाए कि मार्शल लॉ का दौर आ जाए, या सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो ओवरटेक कर लें। अल्लाह ताला ही इनको समझाए, हमारी तो समझ से ये पार है चीज़। हालांकि श्रीलंका की मिसाल इनके पास है। बासित साहब क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी अगर ये ना संभले तो फिर एक और काली अंधेरी रात आने का खतरा है? जी बिल्कुल खतरा है, क्योंकि हमारी मईशत जो है इस हद तक पहुंची हुई है कि आप देखें डॉलर जो है वो 192 रुपए तक जी जो जी है हो गया है। और उसके अलावा जो है हमारी जो जीडीपी का 90% जो है वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है, और सिर्फ 10% रह जाता है। और उसके अलावा फिर मुल्क में जो इस वक्त जो खराबी हो रही है, पानी की कमी हो गई है, और जो फसलें हैं वो भी अब उनके और सब्जियों के और दूसरों चीजों के रेट जो इतने चढ़ जाने के उनका खुश्क साली हो गई है, और मवेशी मरने शुरू हो जाने हैं। जी और ये जी जो है हाल ये 15 जून से पहले इसमें पानी में पे भी ज्यादती नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गर्मी में ग्लेशियर पिघलेंगे। उसके बाद जो है तरबेला डैम में और लेवल जो है हाई होगा, और वहां से ये सिंध में जहां जो है खुश्क साली हो रही है, वहां पहुंचते पहुंचते पानी को कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। जी जी तो इस चीज को ये नहीं देख रहे कि इनको दालें भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, इनको सब्जियां भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जी और इनको बाकी और चीजें जो है वो पहले ही खाने का तेल जो है वो यहाँ इतना ही मिलता है, पेट्रोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और मुल्क के जो है रिजर्व जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इस तरफ जो है इनको तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो जिसमें मेरा तो ये ख्याल है कि ये हुकूमत को इस चीज पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, या सदर को, कि जो ये जलसों पे अखराजात कर रहे हैं और इतने ज्यादा बिल्कुल अखराजात कर रहे हैं, सारी पार्टियां जो है जलसे करने में और मुल्क में अफसर अफसर बढ़ा रहे हैं, ये जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और इनको कहा जाए टीवी पे आके डिबेट करें जैसे मौजूद मुल्कों में होता है। वहाँ नून लीग की क़यादत भी आ जाए, पीटीआई की क़यादत भी आ जाए, अब्दुल भी आ जाए, पीपल पार्टी की जी क़यादत भी जी आ जाए, और अपना अपना प्रोग्राम पेश करें ताकि लोग सुने। लोगों को ये इकट्ठा करके फसाद फिल अर्ज जो है इसके मुर्तकिब हो रहे हैं। ज़बरदस्त बात आपने आखिर में कह दी। फसाद फिल अर्ज़ फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में, दानिस्ता या नादानिस्ता। नाजरीन, ये था एक खसूसी हालात हाज़रा, क्योंकि मैं बाहर लॉन में बैठ के फौरी तौर पे आके आपकी खिदमत में आज ये ताज़ा ख़बर देना चाहते थे। और अब्दुल बासित साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में हालात हाज़रा के ऊपर तबसरा किया। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।